अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सियासी महाज से 2-3 अहम खबरें हैं और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। इसका तज्जिया आपके सामने रखेंगे क्योंकि खबरें ये अब काफ़ी मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं कन्फर्म कर रहे हैं कि जी PTI की कोई सीरियस नौयत की बातचीत चल रही है और ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इस बातचीत के नतीजे में कुछ रिलीफ भी मिलने का इम्कान है। तो इसके नतीजे में मुझे ये लग रहा है कि आमतौर पे ईद वगैरह के दिन, छुट्टियों के दिन जो हुआ करते हैं, सियासी एक्टिविटीज़ नहीं होती तो ख़बरें ज़रा कम हुआ करती हैं, लेकिन लग रहा है कि इस दफ़ा बड़ी ईद के ऊपर भी बड़ी बड़ी ख़बरें आपको सुनने को मिलेंगी। देखते हैं जी, हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं, लेकिन मैं इस पूरे सिनेरियो को किसी डिफरेंट तरीके से देख रही हूँ और मेरा इसके ऊपर एनालिसिस क्या है वो आपको बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ मुल्क के कारोबारी तबके का जिक्र करेंगे, कुछ मुल्क की जो इस वक्त इकॉनमी है उसके ऊपर भी बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आ रहे हैं बड़े खौफनाक किस्म के, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले यही बात कि आखिर क्या होने जा रहा है और क्या वाकई कोई सीरियस किस्म की बातचीत हो रही है। आपने अतर काज़मी के साथ इंटरव्यू भी मेरा देखा, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि कुछ उनके सीनियर लेवल के जो लोग हैं PTI के, वो भी बज़ाहिर ऐसे बात करते नज़र आ रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ हो रहा है। अच्छा, अब मेरी जो इसके ऊपर एक असेसमेंट है, जैसे कि अभी पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ सोर्सेज ने जब ये खबरें देनी शुरू की तो PTI ने इसकी तरदीद करनी शुरू की। कुछ सहाफ़ी भी ये बता रहे हैं कि जी हमने फ़लाँ दिन पहले अपने व्लॉग में ये बात कर दी थी कि जी कोई अहम मुलाकात हो गई है। नईम अशरफ भट्ट साहब ने, ARY के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक रोज़ कबल ये कंफर्म किया अपने चैनल के ऊपर कि जी एक मुलाकात बड़ी इम्पॉर्टेंट किस्म की हुई है। ये मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब के घर हुई है और उसमें सुहेल आफरीदी साहब भी मौजूद थे और एक अहम वफाकी वज़ीर का उन्होंने जिक्र किया कि उनकी मौजूदगी में मुलाकात हुई है। ज़्यादातर लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये वफाकी वज़ीर जिनकी मौजूदगी की बात हो रही है, ये कोई और नहीं, मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी की ये मुलाकात, जब ये अभी ईरान, अभी तो इस वक्त तो ईरान में है ना मोहसिन नकवी, उनसे ईरान जाने से पहले जब वो पाकिस्तान में थे उस वक्त उनकी ये मुलाकात हुई और बैरिस्टर गौहर के घर के ऊपर ये मुलाकात मुनक्किद हुई। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इस मुलाकात में अलीमा खान साहिबा भी मौजूद हैं और वो भी इस सारे मामले पर ऑन बोर्ड थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि अलीमा खान मौजूद थी या नहीं। लेकिन सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर के हद तक बहुत से लोग इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं कि एक मुलाकात हुई है। जो KP के हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं यानी शफ़ी जान साहब, उन्होंने मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में इस खबर की तरदीद की और कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी से अदरवाइज़ मुलाकात हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला हैं और दहशत गर्दी के उमूर से मुतल्लिक उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप है और उस पर उनसे मुलाकात भी हो जाती है, लेकिन स्पेसिफ़िकली कोई सियासी तनाजुर में या कोई इमरान खान साहब के मामलात से जुड़े इशूज़ के ऊपर उनसे कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने इसको इस अंदाज से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो इस खबर के ऊपर मुसर हैं कि जी मुलाकात भी हुई है और कुछ यकीन दहानियाँ भी PTI को कराई गई हैं और उनका ये कहना है कि जो हाल ही में बुशरा बीबी की भी मुलाकात अभी हुई है वो भी इसी का नतीजा है। और मज़ीद वो ये कह रहे हैं कि ईद के ऊपर इमरान खान साहब की भी एक मुलाकात मुतवक्के है क्योंकि PTI अगर अपनी जो उन्होंने कमिटमेंट की है उसके ऊपर कायम रहते हैं तो फिर इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि ईद वाले दिन या ईद के दूसरे दिन, यानी ईद की छुट्टियां हैं इन्हीं दिनों में, इमरान खान साहब की अपने लीडर्स के साथ, जिनमें बैरिस्टर गौहर के साथ मोस्ट प्रोबेबली, और अपनी बहनों के साथ जिनमें नौरीन खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा खान शामिल हैं, इन लोगों से उनकी मुलाकात मुतवक्के है ईद के दिनों में। लेकिन इसके लिए यकीन दहानियाँ वही हैं कि जी आपने बाहर आके बात नहीं करनी, इमरान खान का कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई ट्वीट नहीं आएगा, कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो रिपोर्ट नहीं की जाएगी। ये तमाम कमिटमेंट्स अगर पूरी की जाएंगी तो फिर ऑनवर्ड्स आगे मज़ीद कोई बातचीत भी बढ़ सकती है और मुमकिन है कि फिर आगे मामलात अस्पताल शिफ्टिंग की तरफ भी जाएं। ये भी मुमकिन है कि उसके बाद मामलात जो है वो इमरान खान साहब के केसेस जो हैं उनके हवाले से भी कोई उसमें डेवलपमेंट हो। ये बात की बात है। पहले वो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम मुलाकात करवाएं तो उसके बाद पूरी राजदारी रखी जाए, सीगा राज रखा जाए इमरान खान साहब की गुफ्तगू को।
तो अब आप ऐसे इस पे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान की गुफ्तगू का खौफ कितना है इनको, कि ये डरते हैं कि जनाब कोई इनडायरेक्टली भी इमरान खान की कोई गुफ्तगू बाहर ना आ जाए। हालांकि उनकी गुफ्तगू से क्या हो जाएगा, कोई एटम बम फट जाएगा, क्या ऐसा मसला बन जाएगा? लोग तो बाहर वही हैं, वही इतने डरे सहमे लोग हैं। इमरान खान अगर कोई बिल फर्जा आपको ये शक है कि जी वो कोई कॉल दे देते हैं, तो क्या उनकी कॉल पे वाकई आप पहले देख रहे हैं कि कोई लोगों ने आके आपका पूरा निज़ाम कायनात कोई तलपट कर दिया जो अब कर देंगे? तो किस बात का इतना खौफ है? लेकिन है, और इसीलिए इमरान खान की मुलाकातें बंद करके ये मजबूर किया गया फैमिली को कि जी वो इस बात पे कमिटमेंट दे दे कि जनाब आप कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। अल्टीमेटली ज़ाहिर है उन्होंने इसके ऊपर कुछ यकीन दहानियाँ कराई हैं, और वो सोच रहे हैं कि चलें इसी बहाने अगर आगे मामलात बातचीत के ज़रिए सेटल होते हैं तो फिर भी इसके ऊपर गौर किया जा सकता है। अब जहाँ तक बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात के बाद की सूरत हाल है, तो एक कमिटमेंट तो पूरी हुई है पीटीआई की तरफ से कि अगर उन्होंने मुलाकात करवाई तो उसके बाद कोई खबर जो है कहीं से आपको नहीं सुनाई दी, कोई ट्वीट नहीं आया बुशरा बीबी की बहन का, कोई सहाफ़ी ने इनडायरेक्टली किसी खबर के हवाले से कोई बात नहीं की। तो 2 दिन हो गए बुशरा बीबी की मुलाकात को, लेकिन कोई खबर जो है बाहर नहीं आई। तो इस हद तक कमिटमेंट तो पीटीआई ने पूरी की है। अब देखना यह है कि आगे जो ये बात की जा रही है कि इमरान खान की मुलाकात हो जाए अगर ये कमिटमेंट इसी तरह कंटिन्यू रहती है, वो क्या वाकई बात पूरी होती है या नहीं। और इसके लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं, ईद भी आपको पता है बस आई खड़ी है, तो अब लग जाएगा पता कि अगर कोई इमरान खान से मुलाकात होती है तो फिर पता लग जाएगा कि जी कमिटमेंट्स चल रही हैं वाकई दोनों तरफ। अब सवाल यह है कि आखिर ये बातचीत के लिए क्यों रजामंदी जो है वो इस निज़ाम की तरफ से दिखाई जा रही है। देखिए पीटीआई की तो समझ में आ रही है ना, जाहिर है वो तो मुश्किल में फंसे हुए हैं कि जी लीडर अंदर है या बहनों का भाई अंदर है, उन्होंने तो हर तरह की कमिटमेंट करनी है, यकीन दहानी करानी है ताकि उनका जो एक इंसानी सलूक है वो बहाल हो सके, तो उनकी तो समझ में आती है। लेकिन आखिर निज़ाम की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो पीटीआई को इंगेज कर रहा है? मुझे तो इस वक्त जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हमने अभी तक देखा है ऑनेस्टली, कि पीटीआई के साथ जब भी ये लोग इंगेज करते हैं तो उसके पीछे इनका कोई अपना मकसद होता है। कोई ट्रक की बत्ती होती है, कभी तो किसी मुमकिन बड़े एहतजाज से तवज्जो हटाना, मबजूल करवाना, उससे इनका मकसद हुआ करता है, कभी कोई और। इस दफ़ा मुझे ये लग रहा है कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी जो 28वीं तरमीम के ऊपर हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि इस दफ़ा जो पीटीआई से बातचीत की जा रही है तो ये बेसिकली डराने के लिए की जा रही है पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी को। अगर ये बातचीत वाकई हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि निज़ाम बड़ा रियलाइज़ कर रहा है कि यार कोई बड़ी ज़्यादती हो गई पीटीआई के साथ तो लिहाजा इमरान खान की मुलाकातें बहाल करनी है, बल्कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि ये इस हुकूमत की ये जो इत्तेहादी जमातें, इनको पैगाम देना मकसूद है कि भाई अगर आप आगे हमारे साथ कोई चू चुरा करेंगे तो फिर हम भी अपने हिसाब से मामलात को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज ज़रूर हो सकता है दोनों जमातों के लिए। अभी याद रखिए कि पहले जब ईरान के साथ मामलात चल रहे थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी बिल्कुल आउट थी मंजर से, और मैंने आपको अभी चंद दिन पहले ये बात कही कि इस दफ़ा आप देखिए तो सारी जो कमानें हैं वो खुद फील्ड मार्शल साहब ने अपने हाथ में रखी हैं, या मोहसिन नकवी साहब चीज़ों को डील कर रहे हैं। इस दफ़ा इवन पीएमएल-एन को भी बीच में से माइनस कर दिया गया है। तो टोटली जो सियासी जमातें हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, और दूसरी तरफ पीटीआई के साथ अगर कोई चीज़ों को आगे बढ़ाने की दिखाया जा रहा है कि बढ़ाई जा रही हैं, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये इस निज़ाम की जो 2 जमातें हैं इनको अंडर प्रेशर लाने की एक तरकीब है। अब इसके पीछे क्या ये सिर्फ इनको डराना मकसूद है, क्या वाक़तन पीटीआई के साथ मामलात आगे हो भी सकेंगे? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी नज़र आ रही हैं कि इस हुकूमत से बहरहाल मईशत नहीं संभली, बल्कि संभलना तो दूर की बात है, पहले से ज़्यादा वर्स सिचुएशन हो गई है। जो एक घुटन का माहौल है वो भी सबको रिपोर्ट हो रहा होता है ऊपर तक, तो वो तमाम चीज़ें भी अपनी जगह हैं। तो एन ये भी मुमकिन है, वैसे भी हमारे मुल्क में आपको पता है 3-1 साल का ही पीरियड होता है इस्टेब्लिशमेंट और किसी भी हुकूमत का आपस में साथ चलने का, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो वो पीरियड भी अब मुकम्मल हो चुका है। तो इसलिए ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी बिना पर एन मुमकिन है कि कहीं पे कोई ये सोच हो कि चलो भी थोड़ा सा इनको भी ज़रा झटका दें कि भाई ज़्यादा भी कंफर्टेबल ना फील करो कि जनाब हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हम भी फिर जब चाहें अपनी ऑप्शंस बना सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई पीटीआई के साथ दोस्ती करने वाले या इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इनको डराने के लिए कम से कम इस्तेमाल ज़रूर किया जा रहा है इस पूरे मामले को।
अब अगर तो ये डर के दोबारा अच्छे बच्चे बन जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि पीटीआई के साथ मज़ीद कोई रहमो करम ना किया जाए, लेकिन अगर ये ज़्यादा आंखें दिखाएंगे या कोई पसोपेश से काम लेंगे तो ऐन मुमकिन है कि फिर ये जमातें मज़ीद रगड़े में आ जाएं। तो कुछ भी अभी हो सकता है, लेकिन ये इसको मैं कम से कम बहुत गुडविल जेस्चर नहीं देखती इस निज़ाम का। मुझे लगता है कि इसमें इनका अपना कोई मफाद ही है मौजूद, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा नेक नियति से ये मामलात को इस तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो इमरान खान की मुलाकातें फ़ौरन बहाल भी होती, और इतनी पाबंदियां और हदूद व क़यूद का ज़िम्मेदार बनाकर और इतनी सख्त शराइत के ऊपर जो है वो ना चीज़ें की जा रही होती। इवन कि उनको जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट हुआ है उससे क्या आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी सख्ती से पेश आया जाता, इतना उनके सेहत के मामले को इतना कैजुअल लिया जाता। मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है ये लोग जाके और फिर फिक्र करेंगे कि अच्छा जी चलो हम अब कुछ सोच लें। तो बहरहाल लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इस हुकूमत को अब हीट तो आ रही है, और वो हीट हर तबके की तरफ से आ रही है। देखिए जैसे मैंने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस अगर ये हो कि आप की मईशत जो है वो संभल नहीं पाई, तो फिर अल्टीमेटली आप कब तक मांग तांग के और महंगाई कर करके अपनी हुकूमत चलाएंगे। जो इस वक्त का हुकूमत का विजन है वो यही है कि जी IMF से पैसे पकड़ लिए, सऊदीया से पैसे पकड़ लिए, कुछ वक्त और गुजार लिया, चाइना ने कुछ मदद कर दी, कुछ टैक्स बढ़ा दिए, अवाम का कचूमर निकाले चले जा रहे हैं, अपनी करप्शन ख़त्म नहीं करनी, अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करनी, लेकिन लोगों का कचूमर निकाल निकाल के आप वहाँ तक ले आए हैं कि अब पहले तो गरीब लोग रोते थे, अब मिडिल क्लास भी रोते हैं, और मिडिल क्लास से ऊपर के लोग भी अब चीखे मारना शुरू हो चुके हैं। अब आप वहाँ तक आ चुके हैं, तो अब आगे फिर उसके बाद आप निकालेंगे भी कैसे। मतलब एक जैसे लीमू होता है ना, उसका रस निचोड़ निचोड़ के एक लिमिट होती है ना, फिर उसके बाद आप कितना रस उसमें से निकाल लेंगे। तो वही गरीब अवाम है बेचारा, जब वो कुछ कमा ही नहीं रहा तो वो आप कितना रस निकाल के उससे अपना मुल्क चला लेंगे। तो अल्टीमेटली अब वो सूरत हाल आ चुकी है कि हर तबके की बस हो गई है, और इसी वजह से जो आपकी निज़ाम मईशत है वो बिल्कुल मफलूज हो गया है। ताजर कम्युनिटी जिसको हमेशा ये कहा जाता है कि ये तो नून लीग की सपोर्टर है, और वो भी खुश होते हैं कि जी नून लीग के दौर में वो कहते थे कि हम बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हालत ये है कि ताजर कम्युनिटी की बस हो चुकी है। पिछले हफ्ते भी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और आज भी इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने अपना रोना रोया बेचारों ने, और कहा कि इस वक्त 70% जो लोगों की बाइंग पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। ख़रीदो फ़रोख्त 70% कम हो गई है। ये थोड़ा फ़र्क नहीं है, 10-20% कम हो तो लोगों का बजट हिल जाता है, यहाँ 70% कम हो गई है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी शख्स का कोई लाख रुपया दुकान का किराया है, तो अगर वो बेचारा पूरे यानी 70% उसकी वो कम हो जाए तो वो 1 लाख रुपया किराया भी कैसे देगा। अगर उसने कोई एक आध मुलाजिम साथ रखा हुआ है, उसकी तनख्वाह कहाँ से देगा, बिजली का बिल कैसे पूरा करेगा, और फिर अपनी जो रनिंग एक्सपेंडिचर है, जो अपनी पूरे दुकान का सौदा पूरा करना है, वो कहाँ से करेगा, और फिर इन सब चीज़ों के साथ अपने घर में पैसे कैसे कमा के लेके जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो घर पैसे लेके जाना है उससे फिर घर का बिल भी देना है, बच्चों की फ़ीस भी देनी है, किचन भी चलाना है, सब कुछ करना है। तो ये अगर 70% उसकी आमदन ही कम हो गई तो वो बेचारा कैसे ये सब कुछ सर्वाइव करेगा। यही वजह है कि ये बेचारे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इनका कहना था कि 12 करोड़ शहरी जो हैं वो कुव्वत ख़रीद से महरूम हो चुके हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इतनी मुश्किलात हमने 75 साल में नहीं देखी जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। ये मुश्किल तरीन दौर है। एक और ख़बर सुनिए कि ये कुछ आदाद शुमार शेयर किए गए हैं कि पिछले 4 महीने में, यानी रवां साल आप हिसाब लगा लें, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने का जो डेटा है उसके मुताबिक 2.5 लाख लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। कितने? 2,500 नहीं, 2.5 लाख। और ये कौन लोग हैं? कोई सैर व तफरीह करने एक हफ्ते के विजिट पे नहीं गए हुए। 2.5 लाख लोग जो हैं वो रोज़गार की तलाश में मुल्क से चले गए हैं, और इनमें कोई ये नहीं है कि सारे कोई गरीब गुरबा हैं कि चलो जी कोई लेबर चली गई है। वो बड़ी तादाद में हैं डेफिनेटली। 1.5 लाख लोग जो हैं वो आपकी मजदूर ही गए हैं, लेबर ही गई है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स भी गए हैं। 1000 से ज़ायद आपके डॉक्टर्स गए हैं, 2000 आपके इंजीनियर्स गए हैं, 419 के करीब नर्सेज गई हैं, इसी तरह 1650 आपके अकाउंटेंट्स गए हैं, मैकेनिक्स की बड़ी तादाद गई है, IT एक्सपर्ट्स भी गए हैं, और 1.5 लाख मजदूर भी गया है। और ये टोटल जो 4 महीने के अंदर लोगों का मुल्क से इनखला हुआ है
वो 2.5 लाख है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मुल्क को कहाँ ले आए हैं। 2.5 लाख लोग ना, जहाँ पे जंग भी हो रही है ना, वहाँ से भी 2.5 लाख लोग नहीं जा रहे। और आपने एक हंसते खेलते मुल्क में वो हालात कर दिए हैं कि 2.5 लाख लोग जो हैं वो 4 महीने में जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगले 4 महीने में अगर 2.5 लाख लोग जाएं तो 5 लाख लोग बनते हैं, और अगर उससे अगले 4 महीने में 2.5 लाख लोग जाएं तो 7.5 लाख लोग बनते हैं। मतलब 1 साल के अंदर अगर आपका 7.5 लाख बंदा मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर हो रहा है, तो इन हुक्मरानों को चाहिए कि अपने मुंह थप्पड़ों से लाल करके शर्म से डूब बने। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूरा एक नौजवान तबका है मोस्टली, वो आपसे बिल्कुल ना उम्मीद हो चुका है। उसको यहाँ पे कोई फ्यूचर अपना नज़र नहीं आ रहा। वो ये जान चुका है कि यहाँ आप पढ़ लिख जाएं। पहले तो पढ़ाई लिखाई बड़ी मुश्किल है, वो बड़ी महंगी है। फिर अगर किसी तरह वो आप कर भी लें तो उसके बाद भी आपके पास इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर यहाँ पे रह भी सकेंगे। आपको यहाँ पे कुछ राइट्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे कुछ आपको रोज़गार का सिलसिला भी मिल जाएगा। उन्हें इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे अगर पढ़ लिख भी लेते हैं तो वो यहाँ से भागने की करते हैं। लोग डंकियाँ लगा के जा सकें तो डंकियाँ लगा के जा रहे हैं। लोग असाइलम अप्लाई कर सकें तो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। लोग जिस भी तरह जाना चाहें वो कह रहे हैं हमें किसी भी दूसरे मुल्क में जाना पड़ जाए हम चले जाएं, लेकिन यहाँ से चले जाएं। यहाँ तक आप लाके इस मुल्क को छोड़ गए हैं कि जहाँ पर ये सिर्फ मैं 4 महीने के डेटा की बात कर रही हूँ। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि पिछले 3 सालों में क्या सिचुएशन है, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर चले गए। और ये हुकूमत उसके ऊपर भी बड़े फ़ख्र से सीना चौड़ा करके कहती है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये तो ब्रेन गेन है। क्योंकि जी देखिए, ये लोग बाहर जा रहे हैं तो हमारे पास रेमिटेंसेज आ रही हैं, और उन रेमिटेंसेज के ऊपर जो है वो हमारा मुल्क चल रहा है। अक्सर लोग ये आपको कहते हैं ना जी, रेमिटेंसेज में तो बड़ा इजाफा हुआ है क्योंकि जी बाहर के लोग जो है वो बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं इस हुकूमत पे। वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। असल बात ये नहीं है कि जितने लोग थे वो उतने ही हैं और अब ज़्यादा पैसे भेजना शुरू हो गए। असल बात ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मैसिव इनखला कर रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि वो यहाँ के फ्यूचर के बारे में अनसर्टन हैं कि यहाँ पर कुछ बेहतर नहीं होने वाला और उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। वो कहते हैं हमें जिस तरह भी किसी भी मुल्क में मौका मिल जाए हम चले जाएं। तो ये जब सिचुएशन आ जाती है कि आपका नौजवान जो कि क्रीम है आपकी मुल्क की, जिसने आगे आपके मुल्क को लेके चलना है, जो कल है आपके मुल्क का, फ्यूचर है आपके मुल्क का, वो इतनी बड़ी तादाद में आपसे मायूस होकर बैठ गया क्योंकि कोई उसको सिस्टम नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पर इस बात के ऊपर खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि चलिए जी कोई बाहर जाएगा तो वो रेमिटेंसेस भेजेगा। यानी कोई इतना आसान है कि आपके ख्याल से लोग जो हैं वो अपने घर वालों को छोड़कर, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, या शौहर है तो अपने छोटे बच्चों को छोड़कर वो बाहर कमाने चला जाता है रोज़गार, क्योंकि वो यहाँ भूखे मरते बच्चा देख नहीं सकता। वो कहता है चलो मैं दूरी काट लेता हूँ। वो सारी ज़िंदगी दियारे गैर में बैठ के जो है वो मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन वो कहता है मैं दूर ही सही अपने बाल बच्चों से, लेकिन कम से कम वो जी तो रहे हैं ना, कम से कम वो रोटी तो पूरी खा रहे हैं ना। कोई इतना आसान है कि अपने लोगों को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जाके बसना। लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया, क्योंकि आपके मुल्क में तो कुछ रह नहीं गया कि जहाँ पे कोई सरवाइव कर सके, कोई कमा सके। यहाँ पे किसी गरीब आदमी ने क्या सरवाइव करना है। यहाँ पे जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि यहाँ पे तो अच्छे खासे होते सोते जिनके थे, ताजिर वाजिर छोटे मोटे, वो बेचारे सड़कों पर आ गए कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, हम नहीं सरवाइव कर पा रहे। जिनके कारोबार हैं, तो जिनके पास है ही कुछ नहीं बेचारों के, बेरोज़गार है, ना कोई जॉब है, ना कोई नौकरी है, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये वाली जी सिचुएशन अब आ चुकी है। इसको कितनी देर धक्का लगाना है मुझे नहीं पता। कुछ लोग तो ये बड़ी कहानियाँ सुना रहे हैं कि जनाब अगर ये ईरान और अमेरिका डील हो गई तो पाकिस्तान की भी किस्मत बदल जाएगी। ऐसी बातें तो वैसे हम बड़े अरसे से सुनते थे कि सीपैक शुरू होगा तो किस्मत बदल जाएगी, गवादर पोर्ट बन जाएगा तो किस्मत बदल जाएगी, कोई गेम चेंजर साबित हो जाएगा, कोई पेट्रोल का कुआं निकल आता था तो कहते थे कि किस्मत बदल जाएगी। लेकिन ये SIFC बन गई तो पता चला था कि जी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन किस्मत बदली ज़रूर है, वो बदल के दोबारा उल्टा पहले से बुरी हुई है, अच्छी नहीं हुई। बदली ज़रूर है लेकिन वो बेहतरी की तरफ नहीं बदली, वो तनज़ुली की तरफ बदली है। तो अब ये हमें कहा जा रहा है कि जी इस तरह से हो जाएगा कि कोई खित्ते की सूरत हाल बदल जाएगी। अल्लाह करे, हम तो खुश होंगे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आए, आम आदमी की हालत में बेहतरी आए, पाकिस्तान तरक्की करे, तो इसमें तो पूरे पाकिस्तान के अवाम की भलाई है। लेकिन
مسئلہ یہ کہ اب اس طرح کی باتوں پہ خیالیوں پہ اب یقین بھی نہیں ہم کر پاتے، کیونکہ ہمارے ساتھ اتنے دھوکے اتنے فراڈ ہو چکے ہیں، اور اتنی ہم نے یہ جو کہہ لیں آپ کے وہ انڈے توڑ لیے ہیں نا شیخ چلی والے، کہ اب مزید سر پہ کوئی ٹوکری بچی بھی نہیں ہے جس میں کوئی انڈے پڑے ہوں کہ بندہ کہے کہ وہ ٹوٹ ہی جائیں، تو اب وہ والی حالت ہمارے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ کوئی پاکستان میں بہتری آئے، لیکن میں نے آپ کو کچھ مہینے پہلے ایک ولاگ میں کہا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں برکت نہیں ہوتی۔ میں نے اس وقت کہا تھا، میرا وہ ٹویٹ تھا کہ پاکستان میں سونے کے پہاڑ بھی نکل آئے نا تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ظالم حکمران جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جب تک آپ بنیادی اپنے ملک کی جڑیں ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہاں پہ قارون کے خزانے بھی ہوں گے تو لٹ جائیں گے۔ یہاں پر پھر بھی یہ ملک چل رہا ہے، پھر بھی لوگ بیچارے ٹیکس بھر رہے ہیں، پھر بھی ان کے خزانے اور عیاشیاں چل رہی ہیں۔ یقین مانیے یہ بھی ایک معجزہ ہی لگتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قارون کا خزانہ بھی ہو تو کبھی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اگر یہاں پہ بھی یہی حکمرانوں کی عیاشیوں کا سلسلہ جاری رہا تو اگر یہ یہاں پر ہم کوئی بینیفٹ لینے میں کامیاب ہو بھی گئے ایسی ممکنہ ڈیل کے نتیجے میں، تو تب بھی کیا بدلے گا؟ سارے بینیفٹس تو ان کے اپنے پیٹ میں جاتے ہیں، عوام کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ اگر کوئی ہمیں بینیفٹ ملتے بھی ہیں، جب ہم نے دہشت گردی کی جنگیں لڑی تھی بڑے ڈالرز آئے تھے، تو وہ ڈالرز آپ کو یا مجھے تو نہیں ملے تھے، وہ کہاں ہیں وہ ڈالرز؟ کس کی جیبوں میں گئے ہیں؟ کس کے دن بدل گئے؟ تو اسی طرح اگر کوئی اور ڈیلز کے نتیجے میں چیزیں بہتر بھی ہو جائیں گی تو جب تک کرپٹ حکمران اوپر رہیں گے تو آپ کو اور مجھے کیا ملے گا؟ ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ تو یہ اصل بات ہے کہ جب بدنیت لوگ اوپر مسلط ہوں، ظالم لوگ اوپر مسلط ہوں، کرپٹ لوگ مسلط ہوں، تو پھر آپ کو چاہے خزانے نیچے زمین کے ہوں، ابھی بھی بہت کچھ ہے پاکستان کے پاس، لیکن آپ اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ حالات یہ ہیں کہ جو آپ کا حکمران طبقہ ہے وہ اپنی مال بنانے میں لگا ہوا ہے یا اپنے عیاشیوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ تو پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پال سکیں، ان کے ٹیکس ان کے خون نچوڑو اور اس سے خود پلو، تو ان کا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو ایسے جہاں پہ مائنڈ سیٹ ہو وہاں پہ کیا برکت بھی آئے گی اور کیا معیشت بھی چلے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔